हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 करेंगे, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। इस अधिनियम का जो आधार है वो है मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो घोषणा की थी उसी के आधार पर जो है आगे चलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई थी, और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉन्टेग्यू ने क्या घोषणा की थी और कैसे कैसे ये जो भारत शासन अधिनियम ये आया है और लागू हुआ है। तो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी, देखिए लिखा है मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव थे। मॉन्टेग्यू जो थे वो उस टाइम पे भारतीय सचिव थे। ठीक है, भारतीय सचिव, भारत सचिव का पद जो है वो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो अगर आपने पीछे से वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप उनको जरूर देखें। ये वीडियो सारी एक सीरीज में है। मैं पॉलिटी की सीरीज जो है वो मैंने शुरू की है, और रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1919 का भारत शासन अधिनियम तक सारी वीडियोस जो है वो मैंने एक सीरीज में अपने चैनल पर करवाई हुई है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव थे, और मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार में पहली बार घोषित किया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य क्या है, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। जैसे कि उस टाइम पे भारतीय जो थे वो स्वशासन की मांग कर रहे थे, और जैसे कि आपको पता है होम रूल लीग भी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, और वो काफी एक बड़े दर्जे का काम कर रही थी। ठीक है, काफी आंदोलन हो रहे थे उस टाइम पे। तो उसके लिए जो है मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा की थी कि उसका जो उद्देश्य है वो भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, जैसा कि भारतीय चाहते हैं। ठीक है, भारतीय भी उस टाइम पे यही चाहते थे। तो अगस्त घोषणा होती है। उसके बाद देखिए, अगस्त घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू एक उच्च स्तरीय दल के साथ स्थिति का अध्ययन करने भारत आया, और इस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। 8 जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जो भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो अगस्त घोषणा जैसे ही उसने की, उसके बाद वो कुछ लोगों के साथ जो है वो भारत आता है, सारी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और उस टाइम पे हमारे भारत में जो वायसराय के पद पर थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू जो है वो संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करते हैं 8 जुलाई 1918 को। ठीक है, 8 जुलाई 1918 को। और यही जो रिपोर्ट है ये भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनती है। मतलब जो भी इस रिपोर्ट में लिखा गया था वही जो है वो भारत शासन अधिनियम में बाद में लिखा जाता है, उसको पारित किया जाता है। ठीक है, 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया। ठीक है, 1919 में बोला भारत के उपनिवेशक प्रशासन के लिए, ठीक है, जो भारत में उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी उसके लिए एक नया विधान बनाया गया, जिसे हमने भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं। और बोला कि जो 1921 में क्रियान्वित किया गया, इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषताएं थी, क्या सिफारिशें थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग आराम से देखिए, ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। क्या कर दिया गया, जिस तरह से आज आप देखते हो ना, हमारी एक संघ सूची है, एक हमारी राज्य सूची है, एक हमारी समवर्ती सूची है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या किया गया कि केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय ये दोनों को ना अलग कर दिया गया। एक केंद्रीय सूची बना दी गई, एक प्रांतीय सूची, कि कौन से विषय केंद्रीय सूची में रहेंगे, कौन से विषय प्रांतीय सूची में रहेंगे, उनको अलग कर दिया गया। इस तरह प्रांतों पर जो है वो केंद्रीय नियंत्रण कम हो गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय सूची में जो विषय थे उन पर केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कि वो विधान बना सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं। और जो प्रांतीय सूची थी उसमें प्रांतों को पूरा अधिकार दिया गया कि उन विषयों के ऊपर वो कोई भी विधान, कोई भी कानून जो है वो बना सकते हैं। लेकिन बोला सरकार का ढांचा जो है वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। ठीक है,
इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, जो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया। ठीक है, तो ये जो लाया गया है ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया है। द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोनस कार्टिस जो है ये द्वैध शासन के जनक है। और बोला ये जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो डायआर्की जो शब्द है ये डायआर्की यूनानी शब्द है। ठीक है, यूनानी शब्द से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है इस योजना के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कर दिए गए प्रांतीय विषयों के। ठीक है, ये जो योजना थी द्वैध शासन की, इसमें क्या किया गया? 2 प्रकार के, एक आरक्षित विषय कर दिए गए, एक हस्तांतरित विषय। तो आइए देखते हैं कि क्या थे ये आरक्षित और हस्तांतरित। बोला कुछ विषय आरक्षित थे, ठीक है, और कुछ विषय जो थे वो हस्तांतरित थे। ठीक है, तो जो आरक्षित विषय थे उन पर गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। ठीक है, जो आरक्षित विषय थे उनका प्रशासन, ठीक है, उन पर जो कार्य किया जाना था वो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद करेगी। और जो हस्तांतरित विषय थे इनका प्रशासन बोला गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री थे उनकी सहायता से करेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद करेगी, और हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन है वो गवर्नर जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री है, मतलब मंत्रियों की सलाह से गवर्नर करेगा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन, और गवर्नर और कार्यकारी परिषद करेगी प्रशासन आरक्षित विषयों का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बोला ये व्यवस्था काफी हद तक असफल रही, इसका बहुत विरोध हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने भी बहुत विरोध किया, और बोला 1935 में एक एक्ट लाया गया और इसमें इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था जो थी वो प्रारंभ की गई। जिस प्रकार आज हमारे भारत में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, ठीक है, वैसे ही उस टाइम पे भी किया गया, 2 सदन बनाए गए। कौन कौन सा? पहला था केंद्रीय विधानसभा जिसको निम्न सदन, जैसे कि हमारी लोकसभा, केंद्रीय विधानसभा, और एक राज्य परिषद जैसे कि हमारी राज्यसभा उच्च सदन है, वैसे ही राज्य परिषद जो है वो एक उच्च सदन बनाए गए। 2 सदन बनाए गए। कौन कौन से? केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है, इस प्रकार 2 सदन जो थे, द्विसदनीय व्यवस्था जो थी वो आरंभ की गई थी। बोला दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो शुरू हुआ है, जैसे कि हमने पिछले एक्ट में किया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन था वो स्टार्ट किया गया था। अप्रत्यक्ष मतलब निर्वाचन शब्द कहीं पर भी यूज नहीं किया गया था। ठीक है, तो ऐसे लोग जो थे वो निर्वाचित होकर आते थे, बट निर्वाचन शब्द का यूज नहीं था। बट यहाँ पर अब प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है उसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते थे, ये यहाँ पर अब प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है बोला इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्यों में से एक कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इस अधिनियम में क्या किया गया? बोला जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य होते हैं ना, एक कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी जो 3 सदस्य होंगे वो भारतीय होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस अधिनियम में किसके किसके लिए निर्वाचन अलग हो गया? पृथक निर्वाचन। पहले तो हमने पढ़ा था कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन हुआ था, निर्वाचन मंडल का निर्माण किया गया था। अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन जितने भी थे उन सब के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को बोला विस्तारित कर दिया, उसी को आगे बढ़ा दिया। मतलब इनके लिए भी अब सेपरेट जो था अलग से निर्वाचन मंडल जो था वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो इनके निर्वाचन को भी अब अलग कर दिया। उसके बाद बोला इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मतलब अब प्रत्यक्ष चुनाव होना है तो क्या हर कोई वोट कर सकता है? नहीं। बोला वोट करने का अधिकार किसको दिया? संपत्ति के आधार पर। ठीक है, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, संपत्ति डिसाइड की गई। कर जो ज्यादा टैक्स देते हैं,
कर डिसाइड किया गया और शिक्षा के आधार पर, मतलब कितने लोग शिक्षित हैं उस आधार पर जो है संपत्ति, कर और शिक्षा, इन 3 आधारों पर जो है वो मतदाता जो है, जो मताधिकार का जो मताधिकार है, ठीक है, मत देने का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया 3 आधारों पर, एक संपत्ति, एक कर और एक शिक्षा। उसके बाद बोला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, पहली बार महिलाओं को यहाँ पर वोट देने का अधिकार मिला। बोला उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड जॉर्ज जो थे वो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बोला इस अधिनियम के अंतर्गत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, लंदन में एक नया कार्यालय बनाया गया जिसे उच्चायुक्त बोला गया, भारत का उच्चायुक्त बोला गया। और अब तक जो भारत सचिव काम कर रहा था उसमें से कुछ काम जो थे वो उस उच्चायुक्त को दे दिए गए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बोला इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद है इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की अनुमति दी। ठीक है, तो पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया और राज्यों को बोला गया कि आप अपना बजट अलग से स्वयं बनाइए। ठीक है, उसके बाद बोला कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, भारत के लिए महापरीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार किसको दिया गया, भारत सचिव को। लास्ट है, बोला इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष तक जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, एक वैधानिक आयोग बनाया गया और बोला गया कि जो भी 1919 के एक्ट में हमने ये सिफारिशें की हैं आप उनका अध्ययन करिए, देखिए किस प्रकार से वो लागू हुई, कितना क्या हुआ, और सारी रिपोर्ट जो है वो आप हमें 10 साल के बाद, ठीक है 10 वर्ष बोला जांच करनी है आपने, और फिर आपने हमें अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।